साल 1975 भारत के इतिहास का सबसे अंधकारमय दौर। देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू हो चुका था। रातों रात लोकतंत्र की आवाज को खामोश कर दिया गया था। बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा था और प्रेस की आजादी पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी थी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तैनात थी और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा था। ऐसे खौफनाक माहौल में गुजरात की सड़कों पर एक सिख युवक बेखौफ घूम रहा था। सिर पर पगड़ी, चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। ये सिख युवक कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर अंडरग्राउंड रहकर लोकतंत्र को बचाने की एक बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा था। पुलिस को भनक तक नहीं थी कि जो व्यक्ति उनके सामने से एक सिख के भेष में गुजर रहा है, वही व्यक्ति आने वाले समय में भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाला है। वो व्यक्ति जो गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी सन्यासी तो कभी सिख का रूप धर रहा था। उसका असली नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये उस व्यक्ति के जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उसे एक साधारण कार्यकर्ता से एक चतुर रणनीतिकार बना दिया। लेकिन एक चाय बेचने वाले लड़की से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक और इमरजेंसी के दौरान खुफिया तरीके से काम करने से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने तक की ये कहानी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये कहानी है जिद की, रणनीति की, विवादों की और एक ऐसे दृढ़ संकल्प की जिसने भारतीय राजनीति की हर नियम को बदल कर रख दिया। आइए उस रहस्यमयी और संघर्षपूर्ण यात्रा की पन्नों को पलटते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी थी। कहानी की असली शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से और गुमनाम से रेलवे स्टेशन से, वडनगर। 1950 का दशक ये वो समय था जब भारत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और देश अपनी एक नई पहचान तलाश रहा था। वडनगर स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसे दामोदर दास मोदी चलाते थे। उनका परिवार एक छोटे से घर में रहता था जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ खास नहीं था। इसी परिवार में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र का जन्म हुआ। बचपन से ही नरेंद्र को परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ती थी। जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर रुकती, एक छोटी सी लड़की की आवाज गूंजती, चाय चाय। उस समय उस चाय वाली लड़की या उस स्टेशन से गुजरने वाले किसी भी मुसाफिर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेगा। मोदी जी बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उनका स्वभाव रहस्यमयी और विचारशील था। स्कूल में वे एक औसत छात्र थे, लेकिन वाद विवाद प्रतियोगिताओं और नाटकों में उनका कोई सानी नहीं था। उनमें शब्दों के जरिए लोगों को बांधने की जो कला आज दुनिया देखती है, उसके बीज उसी वडनगर के स्कूल में बोए गए थे। इसी बचपन से जुड़ी एक बेहद हैरान करने वाली घटना है। वडनगर में शर्मिष्ठा नाम की एक झील है जिसमें उस समय खतरनाक मगरमच्छ पाए जाते थे। गांव के बच्चे उस झील के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन एक दिन बालक नरेंद्र उस झील में तैर कर गए और वहां से एक मगरमच्छ के बच्चे को पकड़कर घर ले आए। उनकी माँ हीराबेन ये देखकर स्तब्ध रह गई और उन्होंने नरेंद्र को समझाया कि हर जीव को अपनी माँ के पास रहने का हक है। माँ की बात मानकर नरेंद्र तुरंत वापस गए और उस मगरमच्छ के बच्चे को झील में छोड़ आए। ये घटना सिर्फ एक बचपन का किस्सा नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि उस व्यक्ति के अंदर निडरता और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति जन्म से ही थी। जैसे जैसे मोदी जी बड़े हो रहे थे, उनके अंदर एक आध्यात्मिक बेचैनी बढ़ने लगी थी। वे अक्सर साधु संतों की संगति में बैठते और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते। उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लग रहा था। 17 साल की उम्र में जब उनके हम उम्र युवा अपने करियर और परिवार के बारे में सोच रहे थे, मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना घर परिवार, अपना गाँव, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और सत्य की तलाश में अज्ञात की ओर निकल पड़े। ये उनके जीवन का सबसे रहस्यमय अध्याय है। वे हिमालय की बर्फीली वादियों में गए, ऋषिकेश के आश्रमों में रहे और पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के दर्शन को गहराई से समझा। महीनों तक वे भारत के अलग अलग हिस्सों में एक साधु की तरह भटकते रहे। इस यात्रा ने उनके अंदर की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें समझ में आ गया कि उनका जीवन संन्यास के लिए नहीं, बल्कि कर्म योग के लिए बना है। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें ये सिखाया कि देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। करीब 2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करने और समाज की वास्तविक स्थिति को करीब से देखने के बाद मोदी जी गुजरात लौट आए। लेकिन वे अब पहले वाले मोदी नहीं थे। उनका घर वापस आना किसी पारिवारिक जीवन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े मिशन का पहला कदम था। घर लौटने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अहमदाबाद का रुख किया और वहाँ वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संपर्क में आए। RSS जो उस समय भारतीय समाज में अपनी गहरी पैठ बना रहा था, मोदी जी के लिए वो मंच साबित हुआ जहाँ उनकी संगठनात्मक क्षमता को आकार मिला।
आरएसएस के मुख्यालय में उनका जीवन बेहद कठिन था। एक प्रचारक के रूप में उनकी दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू हो जाती थी। वे संघ कार्यालय में फर्श पर झाड़ू लगाते, लोगों के लिए चाय बनाते, कपड़े धोते और उसके बाद संगठन के काम में लग जाते। ये कोई साधारण काम नहीं था, ये उनके अहंकार को तोड़ने और जमीन से जुड़ने की एक ट्रेनिंग थी। इसी दौरान 1975 में इमरजेंसी लग गई। जिस घटना से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, वो उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यावहारिक राजनीतिक स्कूल साबित हुआ। पुलिस से बचने के लिए वेश बदलना, भूमिगत साहित्य छापना और सरकार की नजरों से बचकर नेताओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, इन सब कामों ने नरेंद्र मोदी को एक ऐसा रणनीतिकार बना दिया जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में काम करना सीख चुका था। इमरजेंसी के बाद नरेंद्र मोदी का कद संघ में तेजी से बढ़ने लगा। उनकी कार्यकुशलता और प्रबंधन क्षमता को देखते हुए उन्हें गुजरात में आरएसएस का बड़ा दायित्व सौंपा गया। 1980 का दशक आते आते भारतीय राजनीति में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन हो चुका था और पार्टी अपने लिए एक ठोस जमीन तैयार करने में लगी थी। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता देश भर में घूम रहे थे। ऐसे में आरएसएस ने अपने सबसे होनहार प्रचारक नरेंद्र मोदी को 1987 में बीजेपी में भेज दिया। राजनीति में उनकी एंट्री कोई धमाकेदार नहीं थी, बल्कि वे पर्दे के पीछे से काम करने वाले एक रणनीतिकार थे। उन्होंने गुजरात में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना शुरू किया। उनकी रणनीति का ही कमाल था कि गुजरात में बीजेपी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली, तो गुजरात में उस यात्रा की पूरी रूपरेखा और प्रबंधन नरेंद्र मोदी ने ही संभाला था। इसके ठीक 1 साल बाद 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली। आतंकवाद के खौफ के बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराने की इस यात्रा के भी मुख्य संयोजक नरेंद्र मोदी ही थे। इन घटनाओं ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ये बता दिया था कि ये व्यक्ति सिर्फ संगठन का काम नहीं जानता, बल्कि मास मोबिलाइजेशन यानी भीड़ को जुटाने और लोगों के दिमाग से जुड़ने का माहिर खिलाड़ी है। 1990 के दशक के अंत तक मोदी दिल्ली आ चुके थे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहे थे। वे देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रबंधन कर रहे थे। लेकिन साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे। भूकंप के बाद राहत कार्यों में नाकामी और कुछ राजनीतिक समीकरणों के चलते पार्टी आला कमान ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का मन बनाया। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली से फोन आया और कहा गया कि उन्हें तुरंत गुजरात जाना है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। ये भारतीय राजनीति के इतिहास का एक बेहद दुर्लभ क्षण था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक एक प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़ा था, जो कभी विधायक नहीं रहा, उसे सीधे एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनका ये सफर कांटों से भरा था। शपथ लेने के कुछ ही महीनों बाद फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोग जिंदा जल गए। इस घटना की तुरंत बाद पूरे गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हजारों जानें गईं। चारों तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार पर उंगलियां उठने लगी। देश और दुनिया की मीडिया ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे अंधकारमय और चुनौतीपूर्ण समय था। कई लोगों ने मान लिया था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका करियर अब खत्म हो जाएगा। उन पर इस्तीफे का भारी दबाव था। लेकिन यहाँ से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वापसी की, उसने सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने खुद को और गुजरात को एक नए सांचे में ढालने का फैसला किया। उन्होंने विवादों का जवाब राजनीतिक बयानों से देने के बजाय विकास को अपना हथियार बनाया। यहीं से जन्म हुआ वाइब्रेंट गुजरात का। उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को गुजरात आमंत्रित करना शुरू किया। सड़कें बनवाई, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की और गुजरात को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया। जब दुनिया उन्हें 2002 के चश्मे से देख रही थी, तब वे गुजरात में टाटा नैनो का प्लांट लगवा रहे थे। उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। धीरे धीरे गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जो व्यक्ति कभी मीडिया के तीखे सवालों के घेरे में था, वो अब भारत के कॉर्पोरेट जगत का सबसे चहीता नेता बन चुका था। वे लगातार 3 बार भारी बहुमत से गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। 2013 आते आते भारतीय राजनीति एक ठहराव महसूस कर रही थी। देश में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आ चुके थे और जनता एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में थी। ऐसे में बीजेपी के अंदर और बाहर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठने लगी। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोदी की लोकप्रियता जनता के बीच इतनी
ज्यादा थी कि अंततः उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। 2014 का चुनाव भारतीय इतिहास का कोई सामान्य चुनाव नहीं था। ये एक व्यक्ति के चारों ओर केंद्रित एक अभूतपूर्व अभियान था। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तूफानी रैलियां की। 3D होलोग्राफिक तकनीक से लेकर सोशल मीडिया के आक्रामक इस्तेमाल तक चुनाव प्रचार का हर पुराना नियम तोड़ दिया गया। विपक्ष ने उनके चाय बेचने वाले अतीत का मजाक उड़ाया तो मोदी ने इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और चाय पे चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने देश की युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के अंदर एक नई उम्मीद जगाई। नतीजे आए तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। 1984 के बाद पहली बार किसी एक पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को उस व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जिसने कभी वडनगर स्टेशन पर चाय बेची थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके फैसले भी उनके व्यक्तित्व की तरह अप्रत्याशित और चौंकाने वाले रहे। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे अचानक उन्होंने टीवी पर आकर 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये नोटबंदी देश के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। इसके बाद जीएसटी लागू करना, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे सैन्य फैसले लेकर उन्होंने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रुख अपनाने को तैयार है। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐसा ऐतिहासिक और जटिल फैसला था जिसका इंतजार देश का एक बड़ा वर्ग दशकों से कर रहा था। कूटनीति के मोर्चे पर भी, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का मंच हो या दुनिया के शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलना, उन्होंने भारत की विदेश नीति को एक नया और मुखर स्वरूप दिया। 2019 के चुनावों में विपक्ष ने एकजुट होकर उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन मोदी की लोकप्रियता का जादू और भी बढ़ चुका था। वे 2014 से भी बड़े बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटे। जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक गरीब कल्याण की योजनाओं को उन्होंने एक मिशन के रूप में लिया। उनके नेतृत्व में भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अभूतपूर्व तरक्की की, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रयान 3 की सफलता और पूरी दुनिया में भारत की यूपीआई सिस्टम का डंका बजना है। जरा सोचिए, अगर 17 साल का वो लड़का हिमालय की उन रहस्यमयी गुफाओं में ही अपना पूरा जीवन बिता देता, अगर वो सन्यासी कभी लौटकर राजनीति के इस चक्रव्यूह में कदम ही नहीं रख, तो आज भारत की गद्दी पर कौन होता? क्या भारत आज दुनिया के सामने उसी ताकत से खड़ा होता या हमारी कहानी कुछ और ही होती? ये कोई आम सवाल नहीं है। मुझे इसका जवाब आपसे एक विश्लेषक की तरह चाहिए। और एक और बात, राम मंदिर, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर नोटबंदी, आपके नजरिए से मोदी के अब तक के सफर का वो कौन सा एक इकलौता मास्टर स्ट्रोक या सबसे बड़ा फैसला है जिसने इस देश की तकदीर को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।